हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, इसे कैसे भी 1000 तक पहुंचाना है। उसके बाद ही मैं इस पर रेगुलर अपडेट कर पाऊंगी, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि इस चैनल पर रेगुलर अपडेट करूँ, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। मतलब आई होप आप समझेंगे। चलो छोड़ो ये सब, अब शुरू करते हैं। हाँ, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक डिसाइपल आके मोबाई और होशियान को बताता है कि लान वांगजी राजकुमार लान जाग गए हैं, लेकिन कुछ खा नहीं रहे। अब आगे देखते हैं। एक कक्ष में लान वांगजी शांत बेड पर बैठा हुआ है। ना वो अभी रो रहा है, ना वापस जाने की जिद कर रहा है, और ना ही किसी से कुछ बात कर रहा है। कल से उसने अभी तक अन्न का एक दाना भी नहीं लिया है। उसने ये स्वीकार कर लिया है कि वो अब अकेला रह गया है। यहाँ पर उसका कोई भी नहीं। उसके माँ बाबा अंकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। वो अपने राज्य से दूर है। अब उसे क्या करना चाहिए, और वो यहाँ क्या कर रहा है। लालवांगजी भले उम्र में छोटा हो, पर उसे जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना सिखाया गया है। समझदारी उसमें है। उसे वो मंजर बहुत अच्छे से याद है जब उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाबा को मारा गया। लालवांगजी का चेहरा ये याद कर शक्त हो जाता है। उसके छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो इन सब का बदला लेगा। अपने माँ बाबा और अंकल की मौत का बदला लेगा। उसके राज्य में आकर उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की। अगर वैन राज्य का नाम कल्टीवेशन वर्ड के नक्शे से नहीं हटा दिया तो मेरा नाम भी लालवांगजी नहीं। लालवांगजी अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर चुका है। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लालवांगजी कक्ष से बाहर की तरफ देख यही सोच रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। लालवांगजी बिना डोर की तरफ देखे कहता है, मैंने आपसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है। यहाँ से चले जाइए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। लालवांगजी को इसके बदले कोई जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन उसे ये महसूस हो जाता है कि कोई चलकर उसके पास आ रहा है। लालवांगजी अपना हेड टर्न कर कहता है, मैंने कहा यहाँ से चले जाइए। लालवांगजी बस इतना ही कहता है और रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने वो लोग नहीं जो सुबह से उसे ज़बरदस्ती खाने के पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि ये इंसान तो कोई और ही है। और लालवांगजी इन्हें जानता है। कल रात लालवांगजी को याद है, इन्होंने ही उसे पहाड़ी से गिरने से बचाया था। सामने खड़ा ओशियान छोटे से स्माइल के साथ कहता है, राजकुमार, अगर आप यूँ भोजन का त्याग कर देंगे तो आपके शरीर में ताकत कैसे रहेगी। आपका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। आपको भोजन करना चाहिए। यह कहकर ओशियान खाने की प्लेट लालवांगजी के सामने रखता है। लालवांगजी कुछ कहता नहीं, न ही भोजन को हाथ लगाता है। वो बस अपनी इनोसेंट आइज से ओशियान को देख रहा है। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, खाना खाइए। लालवांगजी अभी भी कोई मूवमेंट नहीं करता। ओशियान अब लालवांगजी के सामने बैठता है और अपने हाथ में फूड लेकर लालवांगजी के माउथ के पास आगे बढ़ाता है। लालवांगजी ओशियान के हाथ को देखता है और फिर ओशियान को। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, खाइए। लालवांगजी अनकॉन्शियसली ही अपना माउथ ओपन कर देता है। ओशियान फूड का बाइट लालवांगजी को खिला देता है। ऐसा करके ओशियान ने सारा खाना लालवांगजी को खिला दिया था। एक आखिरी बाइट लालवांगजी को खिलाने के बाद ओशियान अपने स्थान से उठता है और लालवांगजी को पानी का ग्लास देते हुए कहता है, अब आप आराम करिए। मैं आपको कुछ हर्ब्स दे देता हूँ, क्योंकि आपका बुखार पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। लालवांगजी कुछ नहीं कहता और उन हर्ब्स को ले लेता है। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, अब मैं चलता हूँ। कृपया कर आप रात में स्वयं भोजन कर लीजिएगा। जिद मत करिएगा। मैं आपसे 2 दिन बाद आकर मिलता हूँ। आप अपना यहाँ पर ख्याल रखिएगा। यह कहकर वो ओशियान वहाँ से जाने को मुड़ जाता है। तभी लालवांगजी कहता है अपनी लो वॉइस में, गगा। ओशियान के कदम इस पर रुक जाते हैं। वो पलटकर लालवांगजी को देखता है और कहता है, जी राजकुमार लान, कहिए। लालवांगजी कहता है, गगा, क्या आप कोशू जा रहे हैं।
ओशियान की छोटी सी स्माइल लानवांग जी के इस सवाल को सुनकर ड्रॉप हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो लानवांग जी को नहीं बता सकता कि वो गुसू जा रहा है। लानवांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि आप गुसू जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। ओशियान कहता है, नहीं राजकुमार, आप अभी गुसू नहीं चल सकते, आपको यहाँ पर ही रुकना होगा। मेरे वापस आते तक उसके बाद आप अपने राज्य चल सकते हैं। लानवांग जी अपना सर ना में शेक करते हुए कहता है, नहीं, मैं भी आपके साथ गुसू जाऊंगा, आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, आपका इस समय वहाँ जाना सही नहीं होगा, आपको जिद नहीं करनी चाहिए। लानवांग जी अभी भी यही कहता है, नहीं, मैं आपके साथ गोशु चलूँगा और लान राज्य का राजकुमार होने के नाते ये मेरा अधिकार भी है और मेरा आदेश भी कि आप मुझे अपने साथ गोशु ले जाए। ओशियान विश्वास न होने वाली नज़रों से लानवांग जी को देख रहा है। अभी उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अलग ही राजकुमार लान को देख रहा है, जो कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कल उसने देखा था, बल्कि वो तो ज़िद्दी, अपनी बात से पीछे ना हटने वाले हैं। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। मुझे गोसो भेजने की आज्ञा मेरे मास्टर ने दी है। अगर वो मुझसे कहे कि मैं आपको अपने साथ गोशो ले जाऊं तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर उन्होंने आपके जाने से मना कर दिया तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसमें आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। लानवांग जी कहता है, ठीक है। ओशियान लानवांग जी को अपने साथ मास्टर मोबाई के पास लाता है। मास्टर मोबाई जब लानवांग जी की बात सुनते हैं तो उनका जवाब भी बुशियान की तरह सेम ही होता है, राजकुमार लान, आप अभी गोशु नहीं जा सकते। लानवांग जी अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। वो कहता है, आप मुझे गोशु जाने से नहीं रोक सकते, वो मेरा राज्य है। लानवांग जी के इस जवाब को सुनकर मोबाई और साथ ही साथ ओशियान भी शौक होता है। ओशियान कहता है, राजकुमार लान, आपको मास्टर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगिए। लानवांग जी ओशियान को देखता है, फिर मोबाई को, पर कुछ कहता नहीं। ओशियान लानवांग जी के पास आकर फिर से कहता है, राजकुमार लान, मास्टर आपके एल्डर हैं, आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आप लान साम्राज्य के राजकुमार हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। लानवांग जी, जिसकी आंखों में अभी गुस्सा सवार है क्योंकि कोई उसे अपनी इच्छा का करने ही नहीं देता, उसकी बात क्यों नहीं मानी जाती। उसे गोसू से यहाँ भेज दिया गया और अब यहाँ के लोग उसे अपने राज्य जाने से रोक रहे हैं। लानवांग जी अपनी छोटे छोटे मुट्ठियों को बंद करता है और एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, मेरा आपसे दुर्व्यवहार करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, पर कृपया कर मुझे भी इनके साथ जाने दें। ये मेरा धर्म है कि मैं इस समय पर अपने राज्य के लोगों के साथ रहूं, न कि यहाँ छिपकर बैठा रहूं। मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि ये एक राजा का कर्तव्य है। कृपया कर मुझे जाने की इजाज़त दे। ओशियान लानवांग जी को ही देखता रह जाता है। उसकी बातें उसकी उम्र से बड़ी है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कल वो इसी लानवांग जी से मिला था। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर मोबाई एक गहरी सांस लेने के बाद कहते हैं, आप बहुत ही ज़िद्दी हैं राजकुमार, और आपका ज़िद्दी होना तो स्वाभाविक है क्योंकि महाराज लान चिंगीजुन के बेटे हैं आप। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। अगर आप गोसू जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लान परिवार को वचन दिया था हमने कि उनके हर पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे, इसलिए आपको आगे चलकर हमारी कुछ बातें माननी होंगी। लानवांग जी मास्टर मोबाई को झुककर ग्रीट करता है और कहता है, जी, जैसा आप कहें, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मेरे अंकल ने कहा था कि आप जैसा कहें उसका कभी भी विरोध ना करूं। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। आगे से मैं आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। बस अभी मुझे जाने दीजिए। मोबाई अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है, आप विवोशियान के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाकर उनकी बात माननी होगी।
वो जैसा कहें आपको करना होगा, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लानवांग जी कहता है, जी मास्टर, मैं गागा की हर बात मानूंगा। मोबाई कहता है, ठीक है, जाओ। ओशियान और लानवांग जी एक आखिरी बार मास्टर मोबाई को ग्रीट करते हैं और माउंटेन से निकल जाते हैं गोसू जाने के लिए। उन्हें गोशु पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो शियान लानवांग जी को अपने साथ फ्लाई करके ले गया था। आसमान से उड़ते हुए वो शियान और लानवांग जी ने दोनों ने ही गोसु राज्य की हालत देखी। वैंस गोशु के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं भूख और प्यास से। ये सब देखकर लानवांग जी का खून खौल रहा है। अगर वो इतना सक्षम होता कि वैंस से युद्ध कर सके तो न जाने वो क्या करता। वो शियान लानवांग जी को एक सेफ जगह पर लेके आता है। वो लानवांग जी की तरफ देख कहता है, राजकुमार लान, आप यहीं पर खड़े रहिएगा। कुछ भी हो जाए आप सामने नहीं आएंगे। आपने वचन दिया था कि आप मेरी बात मानेंगे। लानवांग जी वो शियान को देख अपना सर नोट कर कहता है, मैं आपकी बात मानूंगा। वो शियान एक स्माइल करता है और वहां से जाते हुए कहता है, मैं बस कुछ ही देर में आपके पास वापस आऊंगा। यह कहकर वो शियान वहां से फ्लाई कर जाता है। लानवांग जी अभी एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, जहां से पूरा गोसु राज्य और महल नजर आ रहा है। महल में जगह जगह पर वैंस घूम रहे हैं। लानवांग जी ने देखा वो शियान महल के सामने सामने बने एक ऊंचे टावर पर जाकर खड़ा हो गया है। वो शियान का एक हाथ बैक में फोल्ड है और वो अपने एक हाथ से मैजिक करता है और देखते ही देखते ढेरों तीर जाकर महल में घूम रहे वैंस पर बरस जाते हैं। एक भी वैंस उन तीरों से बच नहीं पाया। लानवांग जी की आंखें ये देखकर बड़ी बड़ी हो जाती है। इस शोर शराबे को सुनकर और भी वैंस सिपाही महल के अंदर से बाहर आते हैं और उनका भी यही हश्र होता है। ये खबर महल के अंदर बैठे वैन रोहान को भी मिल जाती है कि कोई उन पर हमला कर रहा है। वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि एक ओमेगा जो बेहद खूबसूरत है वो उसके सैनिकों को मार रहा है। ओशियान का ध्यान भी वैन रोहान पर जाता है। वैन रोहान कहता है, कौन हो तुम? ओशियान कहता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं महाराज वैन। आपके लिए अभी इस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप और भी इसी तरह अपने सैनिकों को मरते नहीं देखना चाहते तो लान राज्य को छोड़कर चले जाइए, वरना मुझे समय नहीं लगेगा आपका हाल भी ऐसा करने में। वैन रोहान कहता है, तुम ओमेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहकर वैन रोहान अपने हेन आयरन की ब्लैक एनर्जी से वो शान पर अटैक करता है, पर वो शान आसानी से अपनी प्योर एनर्जी से उसे नष्ट कर देता है। वैन रोहान और भी अपनी पूरी ताकत लगाता है कि वो शान को किसी भी तरह से हार्म कर सके, पर ऐसा हो ही नहीं पाता। अपने आप को हारता देख वैन रोहान वहां से भागना ही सही समझता है। घुसू अब वैंस के अधिकार से बाहर हो चुका था। वोशियान वापस लानवांग जी के पास आता है। लानवांग जी एकटक वोशियान को देख रहा है। वोशियान कहता है, राजकुमार लान, अब गोशु वैंस से आज़ाद है। अब यहाँ के लोगों को और वैंस का अत्याचार नहीं सहना होगा। लानवांग जी कुछ भी नहीं कहता। वोशियान कहता है, राजकुमार लान, क्या हुआ? लानवांग जी अपना सर शेक कर कहता है, कुछ नहीं, और अचानक ही अपने घुटनों पर आ जाता है। वोशियान ये देख शौक होते हुए कहता है, राजकुमार लान, आप ये क्या कर रहे हैं? लानवांग जी अपना सर नीचे कर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपका ये एहसान मैं और गोशु की प्रजा कभी नहीं भूलेगी। वोशियान लानवांग जी को अपने स्थान से खड़ा करते हुए कहता है, राजकुमार लान, ये मेरा कर्तव्य था। मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। मैंने आप पर या गोशु की प्रजा पर कोई एहसान नहीं किया, इसलिए आप ऐसा मत कहिए। चलिए हम महल चलते हैं। मास्टर अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचते होंगे। मैंने उन्हें संदेश भेज दिया है। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और लानवांग जी और वोशियान दोनों ही महल की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी रात का समय है। महल के अंदर वोशियान, लानवांग जी, मास्टर मोबाई और उनके शिष्य मौजूद है। मास्टर मोबाई वोशियान से कहते हैं, वोशियान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गोसु अब वैंस के अधिकार से बाहर है। अब यहाँ के लोग
चैन की सांस ले पाएंगे। राजकुमार लान, अब आप ही राज्य के इकलौते उत्तराधिकारी हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। आप क्या चुनना चाहते हैं, ये आप निर्धारित कीजिएगा। हम आपको गुसु का राजा घोषित कर आपका राज्याभिषेक कर दें, या फिर आप हमारे साथ सिंजिंग माउंटेन चलिए, अपनी शिक्षा पूरी कीजिए। जब आप एक पूर्णतः योद्धा बन जाएंगे तब आप अपने राज्य लौट सकते हैं। तब तक गुसु राज्य की सुरक्षा हमारे अंतर्गत रहेगी। आप क्या चाहते हैं राजकुमार लान? लान वांगजी कहता है, मास्टर, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं इन दोनों ही विकल्प को नहीं चुन सकता। ना ही मैं अपने राज्य को छोड़कर सिंजिंग माउंटेन जा सकता हूँ, और ना ही अभी एक राजा का पद संभालना चाहता हूँ। जब तक मैं इस थ्रोन पर बैठने के लायक नहीं बन जाता, तब तक मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। मोबाई को लान वांगजी की कही ये बात पसंद आती है, पर ये कोई उपाय नहीं हुआ। लान वांगजी एक कुशल योद्धा तभी बन पाएगा जब उसकी शिक्षा और युद्ध कला पूरी हो जाएगी, और ये तभी संभव है जब राजकुमार लान सिंजिंग माउंटेन आए। मोबाई थोड़ी देर तक विचार करने के बाद कहते हैं, ठीक है राजकुमार लान, अगर आप गुसु से नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। हमारा एक शिष्य आपके साथ रहेगा, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, इस थ्रोन पर बैठने के काबिल नहीं हो जाते। आपकी शिक्षा भी उसी शिष्य के द्वारा पूरी की जाएगी। लेकिन एक समय आने पर आपको अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिंजिंग माउंटेन आना पड़ेगा। तब आप पीछे नहीं हट सकते। केवल गुसु ही एक ऐसा राज्य है जिसके राजकुमार हमारे माउंटेन से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वरना सभी जानते हैं कि मेरा शिष्य वही बन सकता है जो प्रतिज्ञाबद्ध हो, दुनिया से कोई नाता ना रखता हो। पर लान राज्य ही एक अपवाद है जिसमें राजकुमार हमारे यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं। लान वांगजी अपना सर झुकाते हुए कहता है, मुझे मंजूर है। मास्टर मोबाई कहते हैं, ठीक है, तो फिर आज से विवुशियान राजकुमार लान के साथ गुसु में ही रहेगा। राजकुमार लान की राजनीतिक शिक्षा, युद्ध कौशल और ज्ञान, सभी की शिक्षा तुम उन्हें दोगे विवुशियान। जब तक राजकुमार लान तख्त के काबिल नहीं बन जाते, तब तक गुसु तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? वुशियान अपना सर झुकाते हुए कहता है, नहीं मास्टर, आपका जो भी आदेश है मुझे वो स्वीकार है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोबाई अपना सर नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है राजकुमार लान, विवुशियान अब से आपके ही महल में रहेगा। जब तक आप सिंजिंग माउंटेन अपनी शिक्षा के लिए नहीं आते, तब तक वुशियान को ही अपना गुरु समझिएगा। लान वांगजी मोबाई को बो कर कहता है, जी जैसा आप कहे। मोबाई कहते हैं, अब मुझे चलना होगा। वुशियान राजकुमार लान का ध्यान रखना। वुशियान अपना सर नोट कर कहता है, जी मास्टर। मोबाई वहाँ से चले जाते हैं।